हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के हिस्ट्री यानी इतिहास के 50 वैसे VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो आप लोग नोटबुक पर लिखकर ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर हिस्ट्री के ये 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 50 में 50 आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा और इसका PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में हम सेंड कर देंगे। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या क्लास खत्म होने के बाद व्हाट्सएप नंबर हम दे देंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। आप लोग भी आंसर देते चलिए कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था। 4 ऑप्शन दिया गया है, मेटरनिख या मेजनी या नेपोलियन या गैरीबाल्डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो आपको याद रखना है कि इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता नेपोलियन था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो नेपोलियन था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और 2 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। बताना है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण यही था, निरंकुश शासन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। आप लोग याद रखिएगा निरंकुश शासन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूनान को या तुर्की को या इंग्लैंड को या इनमें से कोई नहीं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है कि बिस्मार्क क्या था। बताना है कि बिस्मार्क क्या था, गीतकार था या कवि था या कूटनीतिज्ञ था या नाटककार था। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बिस्मार्क क्या था? तो आपको याद रखना है बिस्मार्क कूटनीतिज्ञ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। बताना है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही था या किसान था या नाविक था या जमींदार था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो आपको याद रखना है कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ। बताना है कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था। तो राइट आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1848 में हुआ मेटरनिख का पतन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। बताना है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, रूस में या चीन में या जापान में या इंग्लैंड में। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में हुआ। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को या 1 मई को या 2 मई को या 3 जून को। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड या रूस या जर्मनी या फ्रांस। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन है किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। बताना है कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। अप्रैल थीसिस या सोशल कॉन्टेक्स्ट को या यहाँ पर दास कैपिटल को या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि दास कैपिटल को
समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दास कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? बताना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की रचना है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? तो आपको याद रखना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन है कि खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ? सबसे महत्वपूर्ण तिथि है, आपको याद रखना है कि खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। तो खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 को हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 9 जनवरी 1905। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 पूछा गया है दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो यहाँ पर चीन शामिल नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? अब यहाँ पर बताना है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेनिन। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो आपको याद रखना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कोलोन कहे जाते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो कोलोन कहे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है कि अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि हिंद चीन में बसने वाले क्लोन कौन थे? अब यहाँ पर बताना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को तो क्लोन कहते हैं, तो कौन थे? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। सबसे महत्वपूर्ण तिथि ये भी है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। तो आपको याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन है अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? बताना है कि अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु देवता का मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? बताना है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? तो जेनेवा समझौता हुआ था। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेनेवा समझौता। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया गया? बताना है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया गया। तो इसका राइट आंसर वियतनाम को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है कि हनोई समझौता कब हुआ? बताना है कि हनोई समझौता कब हुआ। तो आपको याद रखना है कि हनोई समझौता 1946 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1946। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन है पेरिस शांति समझौता कब हुआ? अब यहाँ पर बताना है कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ। तो पेरिस शांति समझौता 1974 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1974 में। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? बताना है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं और 27 नंबर क्वेश्चन है
गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो आपको याद रखना 1916 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? फ्रांस या जर्मनी या इंग्लैंड या रूस? तो औद्योगिक क्रांति पूछा गया है, तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं और 30 नंबर क्वेश्चन है रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह कब हुआ? तो आपको याद रखना है रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो आपको याद रखना है दांडी स्थान यानी दांडी यात्रा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1919 या 1920 या 1930 या 1928? तो साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो आपको याद रखना है 1928 में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका राइट आंसर बारदोली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1929 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं और 36 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? बताना है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो आपको याद रखना है पटना में गोल घर का निर्माण 1786 में किया गया। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पटना में गोल घर का निर्माण किस लिए किया गया? तो आपको याद रखना है अनाज रखने के लिए किया गया। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1990 के दशक में हुई। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो चीन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो चीन से होता था। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? अब यहाँ पर बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो आपको याद रखना है गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत, जापान, अमेरिका या चीन? तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा, चीन में हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। अब यहाँ पर बताना है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो आपको याद रखना है बाइबिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। बताना है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो आपको याद रखना है मार्टिन लूथर ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो आपको याद रखना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको याद रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है मेजनी ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेजनी। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। रूस में जार का अर्थ क्या होता था, तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो बोल्शेविक क्रांति यहाँ पर नवंबर 1917 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास के लिए कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। अब यहाँ पर पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री के 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ, और ज़रूर से ज़रूर ये 50 प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये हिस्ट्री के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और रोज़ आप लोग का शाम 6:30 बजे आप लोग का क्लास होता है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा सब्जेक्ट का आप लोग का ज़्यादा क्लास चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट में ज़्यादा डाउट है तो कमेंट में बताना। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्लास को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।